हेलो फ्रेंड्स, सीएससीएस ग्रुप में आपका स्वागत है। 2015 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन नंबर 1 ये था, फॉर द ब्लॉक डायग्राम गिवन बिलो डिटरमाइन C/R रेशियो यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम मेथड। तो यहाँ पर दो चीज आपको देखनी की, यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालना है C आउटपुट बाई इनपुट, दैट इज C/R रेशियो, और आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से इस्तेमाल करना है। तो आपके पास जो तरीके हैं ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, एक तो है मेंसन्स फॉर्मूला, एक है SFG का मेथड, और एक है ब्लॉक डायग्राम मेथड। ठीक है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ब्लॉक डायग्राम मेथड से सॉल्व करना है। तो ये दोनों से आपको नहीं सॉल्व करना है और सिर्फ ब्लॉक डायग्राम का आपको इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए, इस ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर आपके पास एक गेन ब्लॉक है जहां से दो आउटपुट निकल रहे हैं। एक तो ये जो नॉर्मली आपके पास दिया होता है फॉरवर्ड पाथ, और ये जो फीड फॉरवर्ड पाथ है ये भी आपका गेन ब्लॉक से आ रहा है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं ब्लॉक डायग्राम मेथड का, जो कि आपने किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से सॉल्व किया होगा, इस तरीके के ब्लॉक डायग्राम जनरली उसमें नहीं रहते हैं। डिफरेंस क्या है आपको रिकॉल करवा दूं मैं यहाँ पे, कि फॉरवर्ड पाथ से एक टेक ऑफ पॉइंट दिया रहता है जहां पर से एक पाथ क्रिएट होता है। आपके पास कभी भी गेन ब्लॉक से दो आउटपुट नहीं दिखाई जाते, पर इस केस में ऐसा नहीं है। आपके पास एक गेन ब्लॉक से दो आउटपुट पॉइंट दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे जो फीड फॉरवर्ड है, जो कि यहां पर से जा रहा है, यहां पर भी 1/s टर्म आएगी। ठीक है, इसका भी जो पाथ गेन है वो 1/s है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर से इसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि यहां से सॉल्व करना उसको आसान है। तो मैंने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉरवर्ड पाथ में भी 1/s का गेन आएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1/s को ऐड किया, और इस फॉरवर्ड पाथ में मैंने 1/s को ऐड किया। देखिए यहाँ से बहुत सिंप्लीफाई हो गया, ये दोनों फॉरवर्ड पाथ गेन पैरेलल में है, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। तो 1/s प्लस 1/s 2/s हो जाएगा। तो ये सारा कुछ वैनिश हो गया और ये 2/s से रिप्लेस हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्लॉक डायग्राम दिखेगा वो ऐसा है। तो 2/s और 1/s ये दोनों कास्केड में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/s स्क्वायर, और आपका फीड फॉरवर्ड में आपके पास 1/s था, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से दोनों ऐड हो जाएंगे, 2/s स्क्वायर प्लस 1/s। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, तो आपके पास आंसर आ गया 2 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका C/R रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1B, a system X having input X and output Y is described by the relation। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। इवेल्युएट yt and its maximum value for an input xt is equals to 2.5 ut and k is equals to 25। सबसे पहले इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये लाप्लास का एस मैंने बनाया हुआ है। तो इसको लाप्लास में कन्वर्ट करने से जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है वो एस स्क्वायर इंटू वाई एस आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा एस इंटू वाई एस। इनिशियल कंडीशन कभी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दी नहीं है तो आपको कंसिडर भी नहीं करनी है। तो ये 25 वाई ऑफ एस हो गया, और जो xt दिया हुआ है दैट इज द इनपुट। ठीक है, इनपुट है आपका 2.5 ut, है ना। तो 2.5 इंटू 50 इज 125, और ut का लाप्लास होता है 1/s। तो अगर मैं y यहाँ से कॉमन लूंगा इस इक्वेशन से, और बची हुई चीज को डिनोमिनेटर में भेज दूंगा सेकेंड राइट हैंड साइड, तो आपके पास y का इक्वेशन आ गया ऐसा। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। अब ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जहां पर आप एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेते हैं और उसको आप यूनिट स्टेप इनपुट से ऑपरेट करके आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो यही चीज आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन में आपने ब्रेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, उसके बाद आपने इनवर्स लाप्लास लगा लिया। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड मेथड से भी जा सकते हैं, जो कि आपने सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए पढ़ा होगा। मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको काफी सारे एग्जांपल्स करवाए हैं। तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख दूं, ये इसी फॉर्मेट में है, प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा एन स्क्वायर। ये है आपका स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। इसको आप जब यूनिट स्टेप इनपुट से ऑपरेट करवाएंगे और जब आउटपुट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसी तरीके का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा ये। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए, इसके हर एक स्टेप आपके याद होना चाहिए, इस जनरल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है,
अगर वो चीज याद है तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। यहाँ से इनवर्स लाप्लास निकाल लिया तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से भी इस इक्वेशन तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये है फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि होती है tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस जीटा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीटा। ओके, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके पास फाई की वैल्यू अपॉन जीटा। तो वो हो गया आपका टाइम डोमेन सॉल्यूशन। इसके बाद आपके पास निकालना था कि मैक्सिमम वैल्यू और पीक ओवरशूट। ठीक है, तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास इस तरीके का कर्व आएगा। देखिए, जब भी हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेते हैं तो हम लोग जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होने से इस तरीके का एक कर्व को एक्सपेक्ट करते हैं। ये कर्व कहां से कहां तक का आता है ये समझना बहुत जरूरी है। ये कर्व आता है आपका ग्रेटर देन 0 से लेके 0.7 तक। ठीक है, इसके बाद ये नहीं आता। जब जीटा की वैल्यू इस रेंज में होती है तभी ये वैल्यू आती है, तभी इस तरीके का कर्व आता है। जब जीटा की वैल्यू 0.7 से बढ़ गई, ठीक है, ये मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था 2016 वाले, जिसमें आईएससी आईटीएससी को हमने डिस्कस किया था कि ये 0.7 कहां से आया। भाई ये 0.7 आया इन सारे इंडाइसेस से। ठीक है, इसलिए आप 0.7 यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो जब जीटा की वैल्यू 0.7 से बढ़ गई, ठीक है, जीटा की वैल्यू 0.7 से बढ़ गई, तो ये जो एडिशनल आपके पास स्पाइक्स आ रहे थे, ठीक है, ये वाला ये वैनिश हो जाएगा और इसके जगह आपके पास एक सिंगल पीक आएगा और उसके बाद एक वैली आएगी, उसके बाद ये स्टेडी स्टेट की तरफ पहुंचने लग जाएगा। तो देखिए आपके पास इसी तरीके का एक कर्व आएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैटलैब के रिजल्ट के साथ भी दिखाऊंगा। और जीटा लेस देन 1 में आप अंडर डैम सिचुएशन में होते हैं, तब आप मैक्सिमम ओवरशूट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बार एक हाईएस्ट पीक पे पहुंच के नीचे आता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। तो आप मैक्सिमम ओवरशूट का डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। जीटा की वैल्यू इस केस में 0.8 है। आप इक्वेशन को देखिए, 0.8 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो कि मैंने पुराने स्लाइड में लिखा था। उस मिडिल इक्वेशन को आप, मिडिल टर्म को आप 2 जीटा ओमेगा एन के साथ इक्वेट कीजिए। ठीक है, 2 जीटा ओमेगा एन एस इज इक्वल्स टू 8s। ठीक है, यहाँ पर से आपको आ जाएगा जीटा की वैल्यू ओमेगा एन इज 5। ठीक है, तो इस सिंपल मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एस एस कैंसिल हो गया, ओमेगा एन यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 10 हो गया, तो जीटा इज इक्वल्स टू 0.8 है ना, 8/10 हो गया, तो 0.8 आ गया। ये हो गया आपके पास जीटा की वैल्यू। जीटा की वैल्यू 0.8 आ गई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको आप सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये आपके पास आएगा 0.015। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है उससे ये 0.015 ज्यादा जाएगा। दैट मींस 1.5 टाइम्स ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, या फिर इतने परसेंटेज से बढ़ेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पता चलेगा कि स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गई 5, उसका 0.015 टाइम्स अगर आप करते हैं तो 0.0758 आता है। इसको आप ऐड कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि इससे ज्यादा वो वैल्यू रहेगी, तो आपके पास टोटल आंसर, जो फाइनल आंसर है, वो आ जाएगा 5.076। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पीक आपको मैंने यहाँ पर दिखा हुआ है अपने एग्जांपल में, अपने ड्राइंग में, इसकी वैल्यू ये जो है ये है 5.076 और 08। ठीक है, इस वैल्यू पे आपका, इस वैल्यू पे पीक रहेगा, किस इस 1.05 टाइम पे यहाँ पर आपको एक पीक आएगा, जिसको मैक्सिमम ओवरशूट कहेंगे। इसको हमने मैटलैब से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैटलैब से वेरीफाई करने से ये प्लॉट आता है। यहाँ पर चूंकि एनोटेशंस लगाए थे मैंने, इसलिए यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, ताकि आप सेटलिंग टाइम भी आइडेंटिफाई कर सकें। तो आप देखिए मैटलैब में भी इसी तरीके का प्लॉट आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके पास स्पाइक्स नहीं आ रहे, जैसे कि मैंने कहा था कि 0.7 से अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस तरीके का प्लॉट नहीं आएगा। ठीक है, ये लेस देन 0.7 तक ही रहेगा वैलिड, ये जो इतने सारे स्पाइक्स आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर 0.7 से इंक्रीज हो जाते हैं तो आपके पास इसी तरीके का प्लॉट आएगा 1 तक, इसलिए आपको ऐसा प्लॉट आया है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये है पीक एम्पलीट्यूड। हाईएस्ट एम्पलीट्यूड आएगा 5.08। हमने जो कैलकुलेशन से वैल्यू निकाली थी वो थी 5.076 के पास। ठीक है, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली आएगा 5.08। तो 5.08 इज द पीक वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। और ये किस टाइम पे आ रही है, ये इसको कहते हैं पीक ओवरशूट टाइम, जो कि 1.055 है। ठीक है, और मैक्सिमम ओवरशूट
जो परसेंटेज में आता है, जो कि हमने पुराने स्लाइड में निकाला था, पिछले स्लाइड में, वो 1.52 है। इसी वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई किया था यूजिंग द फॉर्मूला MP। थैंक यू गाइज। अगर आपको इस वीडियो में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज आप मुझको लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गारंटी 24 आवर्स के भीतर मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप एडिशनल और कुछ भी चाहते हैं तो उसमें रिप्लाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी वीडियोस डाल सकूं। थैंक यू। जय हिंद।